गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है सारिका और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ समकालीन विश्व राजनीति। इसके हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका 4th चैप्टर जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और वीडियो के माध्यम से जितने भी आप बच्चे सब पढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने आपके नोट्स देखे हैं, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो लॉन्ग नोट्स आपने बना रखे हैं क्वेश्चंस के, वो बहुत अच्छे हैं। आई होप आगे भी आप लोग इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में। ठीक है, पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसी का मतलब समझते हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हमने ये बुक स्टार्ट करी तो हमने इसका जो पहला चैप्टर देखा था वो था शीत युद्ध का दौर। जो शीत युद्ध का दौर था उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से 2 गुट थे, एक अमेरिकी गुट था, ठीक है, एक पश्चिमी गुट था और दूसरा था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर वाला गुट था। ठीक है, इन दोनों गुट में किस प्रकार से टकराव थे, ठीक है, जिसका कारण क्या था, शीत युद्ध था। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर देखा, उसमें था 2 ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, यानी जो 2 गुट बने थे, जो 2 ध्रुवों में पूरा विश्व बंटा हुआ था, अब उसका अंत हो गया था। और वो अंत कैसे हुआ, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो तब से कहा गया कि 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया और एक ही ध्रुव बचा था, वो कौन था, अमेरिका। 3rd चैप्टर हमने देखा था, उसमें था पूरा कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया है 1991 में, उसके बाद अब अमेरिका अपना वर्चस्व पूरे विश्व में किस प्रकार से फैला रहा है, अपना प्रभाव कैसे डाल रहा है वो पूरे विश्व में, ये हमने 3rd चैप्टर में देखा। ठीक है, अब हमारा जो 4th चैप्टर है वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी जो केवल एक ही लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिका है केवल इसी का वर्चस्व पूरे विश्व में न हो, इसके अलावा भी हमारे पास विकल्प हैं। ठीक है, कि हम उनके साथ जाएं या हम ऐसे नए केंद्र खोलें कि जो हमें अमेरिका के वर्चस्व से बचाए। ठीक है, जो हमें क्या करे, अमेरिका के वर्चस्व से बचाए। इसीलिए हम इसे कहते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और ये सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं, ये कौन है, ये क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या पूरे विश्व में ये किस प्रकार से फैले हैं, यही सत्ता के क्या हैं, वैकल्पिक केंद्र हैं। और ये जो क्षेत्रीय संगठन है, यही हमें बताते हैं कि अब हमें अमेरिकी वर्चस्व में रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जिनके साथ हम जा सकते हैं या वहाँ पर भी हम अपना प्रभाव या अपनी जो संप्रभुता है उसको बनाए रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के मुकाबले, ठीक है, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के कुछ विकल्प विश्व स्तर पर उभरे। ठीक है, पूरे विश्व में क्या हुए, कुछ विकल्प, ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स लोगों के पास आए कि आप अमेरिका को छोड़ के वहाँ भी जा सकते हो। जैसे, ठीक है, इन विकल्पों में मैंने कहा कि क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे, कौन कौन से, वो देख लेते हैं। जैसे यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप है एक पूरा, और उसमें से जैसे वहाँ पे 42 कंट्री हैं, तो उनमें से लगभग 28 देशों का, ठीक है, अब 27 हो गई हैं, तो हम मान लेते हैं किस प्रकार से ब्रिटेन बाहर हुआ है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि 28 देशों का, ठीक है, किस प्रकार से वो 28 देशों का एक संघ बना है। यूरोप के आधे से अधिक देशों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ताकि हम अमेरिकी वर्चस्व से बचे रहें।
ठीक है, और अपने क्षेत्र के हितों को अपने क्षेत्र का कल्याण कर सकें, ठीक है, जो आम लोगों के हित हैं उनको सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। वैसे एक और क्षेत्रीय संगठन है वो है आसियान, ठीक है। ये जो आसियान है इसके बारे में हम आगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आसियान भी क्या है, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनका एक संगठन है, ठीक है। एशिया में जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है ये इनका एक समूह है। नेक्स्ट है चीन, ठीक है। चीन भी क्या है, वैकल्पिक केंद्र है। आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो लोग जो विशेषज्ञ हैं वो भी चीन को क्या मानते हैं, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत। तो भारत भी जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भारत भी आने वाले दिनों में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र होगा, ठीक है। अमेरिका के वर्चस्व में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एक दो और देश हैं जिनको माना जाता है कि वो भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र होंगे, जैसे जापान और साउथ कोरिया, इनको भी माना जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक करके। जैसे यूरोपियन यूनियन क्यों है ये सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, ये हम देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, अमेरिका के मुकाबले जो यूरोपियन यूनियन है, मैंने यहाँ पे ईयू से इसे लिखा है, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है, ठीक है, अमेरिका के मुकाबले। पूरे विश्व स्तर पर जो यूरोपियन यूनियन है इसका आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अमेरिका के बाद अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन की जो ये पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आसियान। आसियान की बात करें तो यहाँ पर कई बार जो क्वेश्चन आ जाता है वो फुल नेम लिखने के लिए भी आ जाता है कि आसियान का पूरा नाम क्या है। तो आप लिखेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, ठीक है। अगर आप आसियान की बात करेंगे तो अमेरिका के मुकाबले आसियान भी एक विकल्प है सत्ता का, ठीक है, एक विकल्प है। और विश्व की 8% जनसंख्या इस संगठन से संबंधित है, ठीक है। ये संगठन है जो, इसमें कितनी परसेंट जनसंख्या है, 8% जनसंख्या। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो चीन है, ठीक है। चीन को आप देखेंगे तो इसकी जो सैनिक और आर्थिक जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। अमेरिका के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था कौन बन रहा है, चीन बन रहा है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो भारत भी इस लाइन में खड़ा हुआ है, ठीक है, इस लाइन में खड़ा है वो 1990 के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत ने इतनी तेजी से अपना आर्थिक विकास किया है कि जो इसके आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भारत भी आने वाले दिनों में महाशक्ति होगी, ठीक है। जो छोटे छोटे देश हैं वो भी भारत के साथ जुड़ के अपना एक नया केंद्र खोल सकते हैं, ठीक है। उन्हें भी अमेरिकी वर्चस्व में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, कंट्रीज हैं और कुछ संगठन हैं जो कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो यूरोपियन यूनियन है और जो आसियान है, ये और भी जो संगठन हैं वो सब क्या हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं। तो अब हम क्षेत्रीय संगठन से रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं कि वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्षेत्रीय संगठन होते क्या हैं। चलिए देखते हैं क्षेत्रीय संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, इनके उद्देश्य क्या क्या हैं, क्यों क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय संगठन की जो प्रकृति है, जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है और आपको ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्षेत्रीय संगठन, यानी एक क्षेत्र की बात की जा रही है। जैसे एक एशिया का क्षेत्र हो गया, यूरोप का क्षेत्र हो गया, साउथ अमेरिका का क्षेत्र हो गया, या कोई भी एक एरिया हो गया। ये सब क्या है, ये क्षेत्र हैं। इनमें क्या
क्या होते हैं, एक देश भी क्या हो सकता है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम संगठन की बात कर रहे हैं और उस संगठन में एक से दो या दो से अधिक देश आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, तब वो क्या होंगे, संगठन होंगे। और कैसे संगठन, अगर वो एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए तो क्षेत्रीय संगठन। अब आप देखिए कि जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं इनके उद्देश्य क्या होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, तो इनको आप लिखेंगे कि अपने आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा के लिए अपनी इच्छा से ये एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक संगठन बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि ये क्या करते हैं कि सामूहिक रूप से मिलते हैं, सभी जो इनके प्रमुख होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ये आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करें, राजनीतिक विकास करें, सैनिक, सांस्कृतिक विकास करें और सब मिलकर एक दूसरे की क्या करें, रक्षा करें। यानी कभी कोई भी विपत्ति हम पे आ गई, कोई भी कठिनाई आ गई तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, उससे पार पा जाएंगे। ठीक है, उन सब का मुकाबला करेंगे हम सब। तो इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा जितने भी क्षेत्रीय संगठन स्टार्टिंग में बनते हैं वो आर्थिक आधार पर बनते हैं। ठीक है, जब वो जुड़ते हैं स्टार्टिंग में तो वो आर्थिक आधार पर जुड़ते हैं कि क्यों ना हम मुक्त व्यापार कर लें आपस में। ठीक है, ऐसी चीजें ये लोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये संगठन देखते हैं कि नहीं, इनको सैनिक संगठन के रूप में भी बनना चाहिए, इन्हें सांस्कृतिक हित भी चाहिए, अपने राजनीतिक हित, कूटनीतिक हित, ये सब हित क्षेत्रीय संगठनों में होने चाहिए। ठीक है, तो ये है क्षेत्रीय संगठन। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य क्या होंगे। ठीक है, पहला देख लेते हैं, क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और उनके जीवन में गुणात्मकता लाना, उनकी जो क्वालिटी होगी उनके जीवन जीने की, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जिससे वो एक अच्छा जीवन जिए, एक स्वस्थ जीवन वो जिए। ठीक है, ये सब देखना क्या है, उन क्षेत्रीय संगठनों का काम है, उनका ये उद्देश्य है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, क्षेत्र का आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी करना है। ठीक है, जो उनका आर्थिक विकास है और साथ ही साथ सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक प्रगति करना भी क्या है, इस क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, यानी इसका मतलब है कि जो हमारा ये संगठन बना है सामूहिक रूप से हम आत्मनिर्भर हों। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हम सब मिलकर उसका सामना करें। अब इसके लिए हम अमेरिका की शरण में ना जाएं, उसके वर्चस्व के नीचे ना जाएं, हम खुद ही इतने सक्षम हो जाएं कि हमें अमेरिका की नहीं बल्कि अपने संगठन की आवश्यकता हो। ठीक है, ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं इनकी प्रकृति या इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए पहला देख सकते हैं कि भौगोलिक भी हो सकते हैं और नहीं भी, यानी ये जो क्षेत्रीय संगठन है ये भौगोलिक भी हो सकते हैं, यानी एक ही इस एरिया में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यानी ये एक एरिया में होंगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि अपने हितों, इनकी संस्कृति एक जैसी होगी, इनका जो जलवायु होगी वो एक तरीके की होगी, तो ये समझते हैं वहां की भौगोलिक कंडीशन को। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं जहां पर भौगोलिक स्थिति मायने नहीं रखती है। जैसे नाटो को हमने देखा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था, एक सैन्य संगठन बना था 1949 में, तो इसमें बहुत सारे देश जुड़े थे, एक ही क्षेत्र के नहीं, विश्व के कहीं से भी कोई भी देश आके नाटो से जुड़ सकता था। ठीक है, तो ये भी क्या है तो क्षेत्रीय संगठन, लेकिन इससे बाहर से भी देश इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेम वही कंडीशन राष्ट्रमंडल की है, यहाँ पर भी पूरे विश्व के क्या है, देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय संगठन के विभिन्न आधार।
जैसे आधार हमने बोले कि कौन कौन से आधार होंगे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, ये बहुत सारे आधार हो सकते हैं जिससे क्षेत्रीय संगठन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय संगठनों का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्माण। बिल्कुल, जो क्षेत्रीय संगठन बने हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बने हैं, ज्यादातर वो तभी बने हैं क्योंकि तब सबको समझ में आ गया कि अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, हमें किसी महाशक्ति पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तो इसके बाद ये बने हुए हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय संगठन अनेक राज्यों का समूह है। बिल्कुल, ये इसकी विशेषता है कि बहुत सारे राज्य से मतलब यहाँ पर देश से है, कंट्री से है। ठीक है, किससे है? देश से। यानी जो क्षेत्रीय संगठन बनेगा वो किसी एक देश से नहीं बनेगा बल्कि बहुत सारे देशों से मिलकर बनेगा क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय संगठन के बारे में तो आप इसको करेंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप उसी हिसाब से उसे अटेंड करेंगे। चलिए आप देख लेते हैं कि जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं, इनमें जो पहला क्षेत्रीय संगठन है वो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जो यूरोपीय संघ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो यूरोपीय संघ है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है और इसके 28 देशों का एक समूह है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये एक सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ ये तो ये एक आर्थिक मंच था। ठीक है, 6 देशों ने आपस में मिलकर एक आर्थिक मंच बनाया था, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये जो एक मंच है, जो यूरोपियन यूनियन है, अभी एक राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य गुट और सांस्कृतिक और आर्थिक मंच सब प्रकार का क्या है, इसमें सारी प्रकार की इसकी प्रकृति हो चुकी है। ठीक है, ये एक दूसरे से अब इन सब कारणों से जुड़े हुए हैं। चलिए हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन। 1951 में अगर आप देखेंगे 1951 में यूरोप के 6 देश, जिनमें से अगर आप देखेंगे फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने साझा यूरोप बाजार बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम 6 देश मिलकर आपस में अपना एक साझा बाजार बनाएंगे। ठीक है, इस बाजार में हम एक दूसरे के देशों में क्या करेंगे, अपना सामान बेच पाएंगे और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको और मजबूत बनाएंगे। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे देश जुड़ने लग गए। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना की। ठीक है, इन्हीं 6 देशों ने, बहुत बार एक नंबर के क्वेश्चन में भी आता है ये कि 1957 में कौन सा संगठन बना था, तो इन्हीं 6 देशों ने बनाया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी। ठीक है, 1957 में। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो पहले जब ये संगठन बना यूरोपियन यूनियन तो ये आर्थिक आधार पर बना। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना, जो यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई वो maastricht संधि जो हुई थी उसके आधार पर हुई थी। ठीक है, 1992 में ये संधि हुई थी, लेकिन ये लागू हुई थी 1 नवंबर 1993 को, 1 नवंबर 1993 को, 1993 को। ठीक है, तो अगर स्थापना पूछा जाएगा तो 1992 आप लिखेंगे और कब लागू हुआ तो आप लिखेंगे 1 नवंबर 1993 को। ठीक है, किस आधार पर? maastricht संधि के आधार पर यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, कितनी है? 27 है। अगर आप देखेंगे इसका जो 28वां देश है, जो देश था वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता ली थी 1973 में। ठीक है, लेकिन 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। ठीक है, उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है।
2016 में ही ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन का एग्जिट होना, किससे? यूरोपियन यूनियन से, जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा 2016 में ब्रिटेन ने ये फैसला लिया कि अब हम यूरोपियन यूनियन से बाहर होंगे। ठीक है, हम इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 47 साल से ये एक साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, 47 ईयर से जुड़ा हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ, और कब से? 1973 से। तो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, वो 27 है। और इससे कौन सा देश बाहर हुआ है? तो कौन सा हुआ है? ब्रिटेन हुआ है। और कब यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया था? 2016 में। और कब डिक्लेयर कर दिया गया और कब वो पूरी तरीके से बाहर हो गया था? 1 फरवरी 2020 को। ठीक है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन ने सदस्यता कब ली थी? तो ली थी 1973 में, यानी 47 साल तक वो यूरोपियन यूनियन से जुड़ा रहा। ठीक है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वर्तमान में, बोरिस जॉनसन, उन्होंने संसद में ब्रेक्जिट प्रस्ताव पास कराने में सफल रहे। ठीक है, 2016 के बाद अगर आप देखेंगे तो हर साल यहाँ पर ये प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि जनमत संग्रह के बाद अब संसद से भी पास होना था उसे, लेकिन कोई भी पास नहीं करा पाया था। लेकिन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने करवा दिया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्या ऐसे कारण रहे कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर होना पड़ा? वहां की जनता ने दबाव बनाया कि अब हमें यूरोपियन यूनियन से क्या होना पड़ेगा? बाहर होना पड़ेगा। चलिए उसके कुछ कारण देख लेते हैं कि क्यों ब्रेक्जिट किया गया। ठीक है, चलिए पहला कारण देख लेते हैं, ब्रिटेन में बढ़ रहा अप्रवासी संकट। ठीक है, पहला देख लेते हैं, ब्रिटेन में बढ़ रहा प्रवासी संकट। आपको पता है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें जितने ये सदस्य देश हैं, यहाँ पर पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वीजा बनाने की जरूरत नहीं है। आप सदस्य देशों में कहीं किसी भी देश में जा सकते हैं। तो ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रवासी आके रह रहे हैं, क्योंकि उनको वीजा की जरूरत नहीं है, तो वो इजिली ब्रिटेन में जा पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 500 प्रवासी हर दिन ब्रिटेन में जाते हैं। ठीक है, और लगभग ब्रिटेन में प्रवासियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 20 लाख है। 20 लाख है। अब इससे कारण क्या हो रहा है कि जो ब्रिटेन के युवा हैं, इनको जॉब नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जो प्रवासी आए हैं वो ब्रिटेन में जॉब के लिए ही आए हैं। ठीक है, तो इससे ब्रिटेन का जो रोजगार है, वहां के जो युवा हैं, यूथ है जो वहां की, वो बहुत क्रोधित हो चुकी थी कि हमारा जो जॉब है, जब हमारा डेवलपमेंट होना है तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं? प्रवासियों को जॉब मिल रही है। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो प्रवासी संकट बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए क्या किया है? ब्रिटेन ने अलग होने का फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, यूरोपियन यूनियन को नहीं देनी होगी भारी रकम, यानी ब्रिटेन को अब जो सालाना ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को रकम देता है, यानी मेंबरशिप फीस देता है, वो लगभग देता है वो 99,000 के करीब। ठीक है, 99,300 करोड़, 300 करोड़ इतने रुपए यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन देता है अपनी मेंबरशिप के लिए। ठीक है, अगर आप यहीं पर देखेंगे तो नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन की अफसरशाही, यानी अफसरशाही से मुक्ति। यानी यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो यूरोपियन यूनियन की जो संसद है वो क्या करती है, बहुत सारे जो देशों के नेता होते हैं वो अपने देश से चुनाव या राजनीति के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो वो कहाँ आ जाते हैं? यूरोपियन यूनियन में आ जाते हैं। और वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है, हर कोई अपने आप को क्या समझता है? तानाशाही करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को क्या मिल जाएगी? इस अफसरशाही से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज्यादा सैलरी लेते हैं यूरोपियन यूनियन के अफसर। ठीक है, जो वहां के अफसर हैं
वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जितनी सैलरी होती है ना, उससे ज्यादा ये जो अफसर बने होते हैं यूरोपियन यूनियन में, वो क्या करते हैं, इससे ज्यादा सैलरी लेते हैं। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में आपको पता हो कि लगभग 10,000 से ज्यादा ऑफिसर काम करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत सारा जो बजट है यूरोपियन यूनियन का, इन अफसरों को सैलरी देने में लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अफसर किसी देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा सैलरी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसा क्या हो रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन के लिए अब रास्ता खुलेगा, मुक्त जो व्यापार है उसके रास्ते उसके लिए खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही वो अलग हुआ है यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद उसने अमेरिका, भारत, चाइना, इन सब से क्या किया है, मुक्त व्यापार स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी तक तो वो कहाँ करता था, यूरोपियन यूनियन की कंट्री के साथ करता था। ठीक है, लेकिन अब उसने जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं उनके साथ मुक्त व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मुक्त व्यापार में आपको यहीं पे बता दूं कि क्या होता है। जो मुक्त व्यापार होता है, इसमें क्या किया जाता है, जिन दो देशों या क्षेत्रों के बीच मुक्त व्यापार बढ़ावा दिया जाता है, उनके बीच जो सब्सिडी होती है, उसका जो कानून, नियामक कानून होते हैं, जो ड्यूटी होती है, टैक्स होता है, सीमा शुल्क होता है, यानी कुल मिला के सामान पे जो टैक्स देना पड़ता है वो क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। ठीक है, उन देशों के बीच जो आपस में ये ट्रीटी कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे। ठीक है, उनके बीच क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के ये कारण थे कि उसने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला लिया। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन को आगे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यूरोपियन यूनियन क्या है, तो ये आप सारी चीजें लिखेंगे उसमें। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 1985 में सांगेन संधि ने यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। ठीक है, जो सांगेन संधि है 1985 में हुई थी, इसने इनके नियंत्रण समाप्त किया। कैसे, वो देखिए कि जो सांगेन संधि है, इस संधि के बाद क्या हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों को एक दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं, जो 27 के 27 देश हैं, इन सब में आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1999 में यूरोपियन यूनियन ने एक मुद्रा की शुरुआत की। ठीक है, और वो मुद्रा कौन सी थी, यूरो। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की एक मुद्रा बनाई गई जो है यूरो। ठीक है, और ये यूरो जो है वो अमेरिकी डॉलर को क्या करती है, चैलेंज देती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देशों की क्या है, यूरो है, मुद्रा है। ठीक है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 19 देशों ने, जो यूरोपियन यूनियन के 19 देश हैं, उन्होंने ये करेंसी, ये मुद्रा यूरो को अपनाया है। ठीक है, 19 देशों ने। साथ ही अगर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2007 में लिस्बन संधि के द्वारा व्यापक सुधार किए गए। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें जितने भी सुधार किए गए, वो सारे सुधार किए गए कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में डिसीजन लिए जाएंगे, किस प्रकार से फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, और ये सब फैसले किस आधार पर होंगे, बहुमत के आधार पर होंगे। ठीक है, यानी 27 में से कम अगर किसी मुद्दे पर डिबेट होता है और कोई भी काम करना है, तो उसमें 15 देशों की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बहुमत से काम होगा। अब किस संधि के अकॉर्डिंग, लिस्बन संधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये व्यापक सुधार था यूरोपियन यूनियन में। और कब हुई थी ये, 2007 में। लेकिन 2009 में इस संधि को लागू किया गया। ठीक है, 7 में तो बन के तैयार हो गई थी, लेकिन इसको 2009 में इसको लागू किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आता है कि जो लिस्बन संधि है वो कब की गई, तो वो 2007 में की गई। लेकिन क्वेश्चन आया कि लिस्बन संधि को कब लागू किया गया, तो आप लिखेंगे 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कहाँ है, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का
28वां देश कौन सा बना 2013 में, ठीक है। 2020 तक तो पूरे 28 ही देश थे, तो जो 28वां देश था वो क्रोएशिया है, ठीक है। क्रोएशिया 2013 में बना है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा 27वां देश, क्योंकि अब ब्रिटेन बाहर हो चुका है, ठीक है। तो अंतिम जुड़ने वाला देश कौन सा है? क्रोएशिया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, जो यूरोपियन यूनियन है इसकी जो सैनिक ताकत है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ठीक है। पहली सेना किसकी है? अमेरिका की, और दूसरी किसकी है? यूरोपियन यूनियन की। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका को यूरोपीय यूनियन टक्कर दे रहा है, ठीक है। हम यही सब तो इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन किस मायने में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, किस हिसाब से आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन आगे आएगा अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, जो डेनमार्क और स्वीडन इसके देश हैं, सदस्य देश हैं, उन्होंने यूरो को अभी तक नहीं अपनाया है, ठीक है। उनके अपने देश की कंडीशंस हैं कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं अगर वो यूरो को अपना रहे हैं तो। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन का अपना एक झंडा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, झंडा है, राष्ट्रगान है, मुद्रा है, और लेकिन स्थापना दिवस भी इनका एक ही है, यूरोपियन यूनियन का झंडा, गान और मुद्रा, जो कि ये एक दूसरे को आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन का एक क्या बनाए? संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो अभी तक सपना उनका पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, जो यूरोपीय संसद है, ठीक है, यूरोपीय संसद है, जैसे यूरोपियन यूनियन है तो इसकी एक संसद भी है। अब वो संसद क्या करती है? यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य इसमें चुने जाते हैं, जितने भी ऑफिसर चुने जाते हैं, वो यूरोपियन पार्लियामेंट यानी यूरोपीय संसद चुनती है, ठीक है। और कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में चुनती है। तो इस प्रकार से जो यूरोपीय संसद है वो एक निर्वाचित संसदीय संस्था है, ठीक है। उसका काम क्या है? यूरोपियन यूनियन के सदस्यों को निर्वाचित करना, ठीक है, उनको चुनना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, जो यूरोपियन यूनियन है इसको 2012 में यूरोप में लोकतंत्र व शांति को बढ़ावा देने के लिए नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिलता है हर वर्ष, तो यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने लोकतंत्र जो स्थापित किया पूरे संगठन में, ठीक है, और पूरे यूरोप में शांति बना के रखी। आप देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो यूरोप में कभी भी ऐसे तनाव नहीं रहे हैं, ठीक है। कभी भी उन्होंने ऐसे विश्व युद्ध की बात नहीं की है और नहीं ऐसी कोई कोशिश की है। और जब से यूरोपियन यूनियन बना है तब से वहां पर शांति काफी हद तक स्थापित है, तो इसीलिए 2012 में इसे शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। अगर आप देखेंगे तो विश्व अर्थव्यवस्था जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, इसमें यूरोपियन यूनियन की जो भागीदारी है वो 22% है, ठीक है। और अमेरिका और जो इसका व्यापार है यूरोपियन यूनियन का, वो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। किससे ज्यादा है? अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड सासोली, ठीक है। तो ये है यूरोपियन यूनियन। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है इसकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। इसका जो व्यापार है, यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो लोगों का जो नेचर है, जो वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, ये सब चीजें क्या है? यूरोपीय यूनियन को आगे लाती हैं, ठीक है, और अमेरिका के वर्चस्व को कम करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो यूरोपीय यूनियन संगठन है, जो क्षेत्रीय संगठन है, वो आज की डेट में सबसे पहले नंबर का क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको उनकी हेडिंग के अकॉर्डिंग बता दूंगी, आपको डिस्क्राइब करने होंगे, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कि यूरोपीय संघ की संरचना की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। जैसे आप परिचय लिख देंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके स्थापना के समय देश कौन कौन से थे, ठीक है, कौन कौन से देश थे इसमें।
तो आप इसमें सारा परिचय देंगे और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई, जो इसके किस प्रकार से इसका राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ये सब क्या है, एक है। तो ये इसके परिचय में आप लिखेंगे। इधर यहीं पर अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे इसके मौद्रिक संघ के बारे में। तो यूरोपीय समुदाय का जो 1 जनवरी 1994 को यूरोपीय मुद्रा समुदाय संस्थान बना था। ठीक है, क्या बना था, यूरोपीय मुद्रा इंस्टीट्यूट। कब बना था, 1 जनवरी 1994 को। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे कि इन्होंने एक केंद्रीय बैंक स्थापित किया और जिसका काम क्या था कि ये एक मुद्रा को जारी करेंगे, और इसी ने क्या करा था, 1999 में यूरो मुद्रा को जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे कि राजनीतिक संघ है। आप बताएंगे कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने अपनी सुरक्षा की है। ठीक है, विदेश और सुरक्षा नीतियों का निर्माण किया है, जिससे कि यूरोपियन यूनियन को क्या करना पड़ा है, यूरोपियन यूनियन इससे क्या रहा है, सेफ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सहयोग व नीति निर्धारण के नवीन क्षेत्र आपने देखे हैं कि किस किस हिसाब से यूरोपियन यूनियन अपने देश के सदस्यों का क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, साथ ही साथ जो नीतियों की जरूरत है वो सब पूरी कर रहा है। जैसे पर्यावरण एक नया क्षेत्र है, सामाजिक इश्यू है, मानवाधिकार है, ये ऐसी चीजें हैं जिन पे ये काम करता है। ठीक है, नवीन क्षेत्र हैं इसके। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यूरोपीय संसद और कार्यकारी आयोग, आप बताएंगे यूरोपीय संसद के बारे में, उसके आयोग के बारे में, क्यों कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यूरोपीय समुदाय की नागरिकता। ठीक है, इसके जो नागरिक होते हैं वो कैसे, मतलब कैसे उनको नागरिकता मिलती है, जब वो नागरिक बन जाते हैं इस यूरोपीय समुदाय के, तो क्या करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे देशों में जा सकते हैं। ठीक है, वो नागरिक और कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जो यूरोपीय यूनियन है, इसका जो समुदाय है, उसके जो नागरिक हैं वो दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं, अब बिना वीजा के जा सकते हैं और वहां पर नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें लिखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ यूरोप के एकीकरण में सफल रहा है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो यूरोपीय संघ है इसने यूरोप को एक साथ रखा है, इसका एकीकरण करके रखा है, इसको आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो इसके मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ, आपको ये डिस्क्राइब करने हैं कि किस प्रकार से ये एकीकरण करता है। जैसे भौगोलिक निकटता इस क्षेत्र की मजबूती है, बिल्कुल सही कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये भौगोलिक आधार पर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इनकी क्या है, एक मजबूती है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, यूरोपीय यूनियन का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण हो रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय शांति व सहयोग, बिल्कुल क्षेत्रीय और सहयोग और शांति आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका यूरोप का एकीकरण है, क्योंकि सभी लोग उस क्षेत्र के लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें शांति मिले और सहयोग मिले। नेक्स्ट है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बचना, बिल्कुल जो एक ध्रुवीय विश्व है यानी जो अमेरिका है उससे सब बचना चाह रहे हैं। यूरोप अलग रह के अपना एकीकरण करके अमेरिका के वर्चस्व से बचा रहना चाहता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के बाद सीधे यूरोपियन यूनियन दूसरे नंबर पे है, जिसकी ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूरोप का एकीकरण करता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश या उस क्षेत्र के जो देश हैं वो अमेरिका में जाने से पहले अपने संघ में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये एकीकरण इसका बिल्कुल सफल रहा है। यूरोप का एकीकरण किसके माध्यम से, यूरोपियन यूनियन के माध्यम से। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों में किन बातों को लेकर मतभेद होता है। ठीक है, कुछ यूरोपियन यूनियन में ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण ये सदस्य देशों का आपस में मतभेद रहता है, तो वो आपको बताने हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला मतभेद जो है वो जनसंख्या को अधिक वास्तविक ढंग से प्रतिबिंबित करने के संबंध में। ठीक है,
जिस हिसाब से वहां पर जनसंख्या है और जिस देश की संख्या है उसके हिसाब से उसके प्रतिनिधि भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य प्रतिनिधि भी चुने जाने चाहिए, ठीक है। और जनसंख्या को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है और किस प्रकार की जनसंख्या आने वाले दिनों में हम काम कर सकते हैं इससे, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका वास्तविक प्रतिबिंबन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन ने आयोग को नया रूप देने का कार्य भी स्थगित किया है, ठीक है। यानी जो इसमें छोटे छोटे देश थे, जैसे ऑस्ट्रिया जैसे देश इसमें क्या कर रहे थे, अपने सदस्य इसमें इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे देश जो छोटे देश हैं इनके सदस्य इस कार्यकारिणी में नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि यहाँ के भी देश यहाँ आए, ठीक है, इस कार्यकारिणी में आए। लेकिन फिलहाल यूरोपियन यूनियन ने जो ये कार्य था वो भी क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है, ठीक है। तो इनमें क्या है, यूरोपियन यूनियन के सदस्यों में इसलिए भी मतभेद है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के नेता इस बात पर सहमत न हो सके कि पश्चिमी यूरोप संघ के साथ किस प्रकार सहयोग किया जाए, ठीक है। जो पश्चिमी यूरोप है, आप जानते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर था इस समय ये किस तरफ ज्यादा थे, अमेरिका की साइड ज्यादा थे, ठीक है। तो अब जब ये जुड़ चुके हैं यूरोपीय संघ में तो ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इनके साथ किस प्रकार से सहयोग किया जाए, ठीक है। इनका तालमेल सही से नहीं बैठ पाता है, ठीक है। एक और मतभेद का कारण है कि जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन से सुरक्षा की मांग उठाई, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन ने क्या कहा कि समान यूरोपीय सुरक्षा नीति अगर सब पे लागू होती है और अगर हम जर्मनी को अलग से सुरक्षा देते हैं तो इससे नाटो जैसे जो संगठन है उनका महत्व कम हो जाएगा, ठीक है। जो नाटो संगठन है वो सैन्य संगठन है, तो इसका महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम जर्मनी को सुरक्षा देते हैं तो, ठीक है। तो जर्मनी भी कहीं ना कहीं क्या इससे नाखुश है इन बातों से। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फिनलैंड जो देश है ये चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है इसमें पश्चिमी यूरोप के देशों का विलय ना हो, ठीक है। जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो इसमें ना हो और अगर आ भी गए हैं तब भी वो विरोध करते हैं उसका, ठीक है। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फिनलैंड ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन की जो आंतरिक सीमाएं खोलने व नागरिकों के स्वतंत्र आवागमन की अनुमति देने की योजना का जर्मनी ने विरोध किया, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन का जो संघ है इसके सदस्य देश एक दूसरे देशों में क्या करते हैं, आराम से जा सकते हैं बिना वीजा के, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे देश खासकर जर्मनी जैसे देशों ने इसका विरोध किया है कि इस वजह से उनके देशों में क्या आ रहा है, रोजगार का संकट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रवासी वहां चले जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे आतंकवाद, उग्रवाद इन सब को बढ़ावा मिलता है क्योंकि कोई भी वीजा वहां पर नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ये डेवलप्ड कंट्रियां हैं, जो ये ब्रिटेन और ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रियां, अमेरिका, यहाँ पर आतंकवादी संगठन नहीं होते, बिल्कुल यहाँ पर भी आतंकवादी संगठन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी आतंकवाद है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि सीमा में जो आवागमन है उसको इतना स्वतंत्र नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो, ठीक है, यूरो को भी सभी मानने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है। केवल 27 में से 19 देशों ने अभी यूरो को अपनाया है, जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने यूरो को नहीं अपनाया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो तालमेल की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आपने देखा होगा जब इराक पर अमेरिकी हमला हुआ था तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, इन्होंने क्या कहा, अमेरिका का समर्थन किया, ठीक है, कि आपने इराक पर आक्रमण किया तो हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका साथ नहीं दिया ब्रिटेन का, उन्होंने कहा कि जो इराक पर हमला हुआ था वो सही नहीं था। तो जर्मनी और फ्रांस क्या था, इससे अलग हो गए थे कि ये जो हमला था ये सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं इनमें क्या है, तालमेल की कमी है। अगर आप देखेंगे जो डेनमार्क है और स्वीडन है, इन्होंने मॉस्ट्रिच संधि को अभी तक नहीं माना है और साथ ही यूरो को भी अपनाने से मना कर दिया है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के सदस्यों में मतभेद का कारण है, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं,
ठीक है। फिर हमने देखा कि जो क्षेत्रीय संगठन हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। साथ ही हमने यूरोपियन यूनियन को कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन किस प्रकार से काम करता है, आने वाले दिनों में वो अमेरिका को किस आधार पर चुनौती दे सकता है, कैसे उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, कैसे उसका व्यापार हो रहा है, उनकी सैन्य शक्ति, ये सब हमने देखा, ठीक है। साथ ही यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हमने देखे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके जो क्षेत्रीय संगठन में जैसे आसियान हो गया, और इसके बाद और सत्ता की जो वैकल्पिक केंद्र है जैसे अमेरिका, जैसे भारत, चीन, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर इससे रिलेटेड यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको इतना अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।